नमस्कार दोस्तों। हम सल्तनत कालीन कला का आज आखिरी पड़ाव है और ये सल्तनत कालीन पूरे भाग की लास्ट क्लास होगी और कल की क्लास जो है वो मुगल काल पे शुरू होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सल्तनत कालीन संगीत पे, कला में सल्तनत कालीन संगीत कला। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सामान्य जानकारियाँ हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसका एक प्रकार से यूँ कहिए कि परिचय लिख लेते हैं और इसके बाद फिर हम आगे यूँ कहिए कि विभिन्न शासकों के काल में कला में क्या कुछ परिवर्तन आए और वो देखेंगे। ठीक है, तो संगीत में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि सल्तनत काल में संगीत कला स्थापत्य की तरह तो विकसित नहीं हुई, परंतु इस समय कमज़ोर भी नहीं रही। अमीर खुसरो जैसे कई बढ़िया कलाकार इस समय अस्तित्व में थे, मतलब दरबारों में थे। तो डेफिनेटली इस समय संगीत कला काफ़ी कुछ बढ़िया स्थिति में थी। हालांकि कुछ उलेमा वर्ग वगैरह का प्रभाव के कारण कुछ जगह पे इल्तुतमिश है जैसे कई शासकों ने प्रतिबंध भी लगाए, परंतु जलालुद्दीन खिलजी था, कैकुबाद है, अलाउद्दीन खिलजी है ना, इन सब ने संगीत को प्रोत्साहन भी दिया। तो दोनों पक्ष रहे इस समय। तो एक तो हम इसमें देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न शासकों के काल में क्या कुछ संगीत का प्रभाव रहा, और अंत में थोड़ा देखेंगे कि अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी टिप्पणी डालेंगे, क्योंकि उसने कई रागें और कई संगीत की कई विधाएं जैसे कव्वाली है ना, इस टाइप से कई विधाएं जो है वो इन्वेंट की थी, बनाई थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो 3 पार्ट कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि विभिन्न शासकों के समय संगीत की क्या स्थिति रही, और फिर लास्ट में देखेंगे कि अमीर खुसरो का संगीत में क्या कुछ योगदान रहा। ठीक है, तो मैं बात को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले परिचय की अगर मैं बात करूँ तो हम ये लिखेंगे कि सल्तनत काल में संगीत जो है वो आपकी ठीक अवस्था में था, और हालांकि स्थापत्य जितना नहीं था, परंतु फिर भी यूँ कहिए कि ठीक अवस्था में था। ठीक है, और विभिन्न शासकों ने संगीत को बढ़ावा देने का ही प्रयास किया, और इस समय कई सारी नवीन संगीत की नवीन विधाएं और नवीन राग, नवीन शैलियाँ अस्तित्व में जो है वो आई थी। ये हमारा परिचय में पहला बिंदु रहेगा। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस समय क्या कुछ था। ठीक है, इस काल में नवीन वाद्य यंत्र ठीक है, नवीन वाद्य यंत्र का मतलब हुआ कि इस समय कई सारे ऐसे यंत्र थे जो मतलब पहली बार यूज हुए थे। मैं आगे लिखूंगा नाम, नवीन वाद्य यंत्र, नवीन शैलियां तथा संगीत की नवीन विधाएं, संगीत की नवीन विधाएं अस्तित्व में आई। अस्तित्व में आई। ठीक है, यद्यपि कुछ शासकों ने उलेमा वर्ग के दबाव में आकर
संगीत पर प्रतिबंध भी लगाया। प्रतिबंध भी लगाया, जैसे इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि जब उलेमा वर्ग हावी होता था तो वो कट्टर इस्लामिक होता था और वो इस्लाम की विभिन्न परंपराओं और विभिन्न मान्यताओं का हवाला देके और वो कई सारी ऐसी परंपराओं को बंद करवा देते थे। संगीत, चित्रकला ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होने के पीछे कारण यही था कि उलेमा वर्ग शासकों पे हावी रहा, और जिन शासकों पे उलेमा वर्ग हावी नहीं रहा उन्होंने यूँ आप कह सकते हो कि प्रतिबंध नहीं लगाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी को उलेमा बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम क्या निकला कि उलेमाओं की बात उसने मानी ही नहीं। ऐसा ही आपके कई सारे और भी शासक थे। तो जहाँ जहाँ उलेमा वर्ग यूँ कहिए कि हावी रहा शासन पे, तो उन्होंने इस प्रकार की मान्यताओं को या यूँ कहिए कि संगीत और चित्र जैसी कलाओं को कुरान शरीफ का हवाला देके बंद करवाई। परंतु जो शासक शक्तिशाली थे तो उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार काम किया था। ठीक है, बलबन ने भी अपनी रुचि के अनुसार काम किया था, तो ऐसा भी हुआ। अब प्रमुख शासक, प्रमुख सुल्तान और संगीत। प्रमुख सुल्तान व संगीत। ठीक है, इसमें हम हर शासक का जिन जिन का संगीत में कुछ छोटा मोटा योगदान रहा है उसको हम सिंपल करके लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जैसे रुकनुद्दीन फिरोज, अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नर्तकियों के बीच में ही रहता था। ठीक है, इसका अधिकांश समय जो है वो संगीतज्ञों और नर्तकियों के मध्य व्यतीत होता था। ठीक है, और रजिया को भी संगीत का प्रेम था, तो रजिया ने बाकायदा राजा आश्रय भी दिया था, संगीतज्ञों को पेंशन देने का काम भी किया था। तो इसमें हम एक जो लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इसका अधिकांश समय संगीतज्ञों व नर्तकियों के मध्य व्यतीत होता था। ठीक है, रजिया भी संगीत से प्रेम करती थी। इसने भी राजा आश्रय दिया था। अब इसका सवाल कैसे आता है? इसका सीधा सा सवाल ये बनता है कि सल्तनत कालीन निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगीत का विरोधी था या संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था? तो एक इल्तुतमिश का नाम आता है। बाकी ठीक है, सामान्य मैं लिख लूंगा, क्योंकि अगर इल्तुतमिश को छोड़ दिया जाए तो सारे शासक, लगभग सारे शासक संगीत के पक्ष में रहे। तो एक इल्तुतमिश का नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि उस समय नया नया सल्तनत स्थापित हुआ था और उलेमा वाकई में बहुत हावी थे। तो जब इतने उलेमा हावी थे तो इल्तुतमिश अपने इच्छा अनुरूप नीतियां बना ही नहीं सकता था, इसलिए इल्तुतमिश ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब रुकनुद्दीन फिरोज के बाद अगर अपन बात करें
तो सीधा बलबन का नाम आएगा और बलबन का बेटा, ठीक है। मोहम्मद जो था, मोहम्मद का इसका बेटा बलबन का, ये तो अमीर खुसरो का संरक्षक था, संरक्षणदाता था। तो उस समय बलबन के काल में भी संगीत का एक प्रकार से ठीक ठाक विकास हुआ था। तो इसके बाद जो दूसरा हम लिखेंगे वो लिखेंगे आपकी रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया का नाम आ गया। उसके बाद लिखते हैं बलबन का। बलबन, ठीक है। ये बाकायदा संगीत का प्रेमी था और इसने भी संगीतकारों की कई जगह तारीफें भी करी हैं और संगीतकारों को संरक्षण भी दिया। मोहम्मद मिर्ज़ा इसका जो बेटा था उसने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो को बाकायदा वो एक प्रकार से यूं कहिए कि वेतन मान देना हो या उसको ज़मीन एकता के रूप में आवंटन करना हो, सारी चीज़ें जो है उसने करी थी। तो बलबन के बारे में हम क्या लिखेंगे, 2 बिंदु लिखेंगे यहाँ पे कि वह भारतीय संगीत, एक तो लिखते संगीत प्रेमी था, ठीक है। भारतीय संगीत की प्रशंसा करता था, ठीक है। संगीतकारों को संरक्षण दिया हुआ था, को ठीक है। यहीं पे हम अब उसकी अमीर खुसरो वाली बात लिख लेते हैं कि शहजादा मोहम्मद ने है वो शहजादा मोहम्मद शहजादा मोहम्मद जो है वो अमीर खुसरो का संरक्षक था और अमीर खुसरो बाद में भी रहा है। किरान उस सादैन में अमीर खुसरो ने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं और उसके बाद में बलबन के बेटे जब केकूबाद और क्यूमर्स हुए पोते, तो केकूबाद तो पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक संगीत प्रेमी कोई था तो केकूबाद था, जिसका पूरा जिक्र जो है वो अमीर खुसरो करता है अपनी पुस्तक किरान उस सादैन में। और किरान उस सादैन में किन बातों की व्याख्याएं हैं ये मुझे अब बताना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अमीर खुसरो अलग से हम पाठ पूरा अलग वीडियो मैंने डाल दिया था उसका, तो ये निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ कि शहजादा मोहम्मद है वो अमीर खुसरो का संरक्षक था और केकूबाद जो है वो इस पूरे काल का सबसे अधिक संगीत प्रेमी कोई था तो वो केकूबाद था, ठीक है। अमीर खुसरो का ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, और अब केकूबाद वाली बात लिख लेते हैं। केकूबाद और क्यूमर्स ये भी हम पढ़ चुके हैं और मुझे ये बताने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमने गुलाम वंश पढ़ा था तो अंत में जलालुद्दीन खिलजी से पहले केकूबाद ही पढ़ा था हमने, है ना। केकूबाद और क्यूमर्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, केकूबाद संपूर्ण सल्तनत काल का सबसे अधिक संगीत प्रेमी था। इसके दरबार में
संगीत के आयोजन होते थे। और इसकी चर्चा जो है वो किरान और सादैन में अमीर खुसरो देता है, और इसको हमने इसके साथ में लिखा है क्योंकि अलग से इतना कुछ है नहीं, है ना, की जानकारी अमीर खुसरो किरान उस सादैन में देता है। इस समय भक्ति और सूफी संगीत भी चल रहा था, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई वो टॉपिक यहाँ से रिलेटेड नहीं है। तो ये मैं खाली सुल्तानों से संबंधित बातें ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कैकुबाद जो है ये पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक संगीत का कोई प्रेमी था तो वो कैकुबाद था, और कैकुबाद के दरबार में कई सारे संगीतकार और गजल गायक जो है वो थे। इसकी जानकारी अमीर खुसरो देता है। बर्नी ने भी इसका विवरण किया है, बर्नी ने भी विवरण दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो बलबन का काल अगर आप देखोगे, हालांकि क्या है ना कि कैकुबाद और क्यूमर्स जो है ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते, मुश्किल से 5-6 महीने कुछ रहे थे। तो बलबन का काल ही मानते हम, है ना। हालांकि ऐसे देखें तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, लेकिन यूँ वैसे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक अंतिम बलबन ही था। इसके बाद तो ठीक है वो चल रहा था बस, और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को ख़त्म करके और खिलजी वंश को शुरू किया था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से संगीत इस काल में एक प्रकार से प्रफुल्लित हो रहा था, विकसित हो रहा था। बलबन के बाद में हम सीधे आ जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी पे। तो देखो 2 शासक हमने लिए, रुकनुद्दीन फिरोज ले लिया, इल्तुतमिश हो गया और बलबन हो गया। अब हम थोड़ा सा खिलजी वंश पे देखते हैं और जलालुद्दीन पर बात करते हैं। अमीर खुसरो ये भी लिखता है कि जलालुद्दीन खिलजी भी कैकुबाद की तरह ही संगीत प्रेमी था, और यही विवरण जो है ये बर्नी भी देता है। तो जलालुद्दीन खिलजी भी संगीत प्रेमियों में से एक था। तो मैं तीसरा नाम लिख रहा हूं जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी। अब निजामुद्दीन औलिया का जो संगीत था उसे बड़ा ये प्रेम करता था और बहुत उससे प्रभावित था। ठीक है, और इसके संगीत प्रेम की जो विवरण है ये हमें बर्नी और अमीर खुसरो दोनों देता है। ठीक है, तो निजामुद्दीन क्योंकि ये समा बांधना इस्लाम में संगीत जो है ये कट्टर इस्लामिस्ट तो उसके पक्ष में नहीं है। आज भी कई मुस्लिम देशों में संगीत पर प्रतिबंध रहता है, कुछ होंगे मुस्लिम देश, एग्जैक्टली मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन सूफी संत जो थे ये संगीत के पक्षधर रहे हैं। समाएं बंधती थी, हमारे जैसे हिंदू धर्म में जागरण होते हैं रात को, ऐसा माना जाता है कि जागरण उन समाओं से प्रभावित है। तो सूफी संत रात को समा बांधते हैं, जिसमें भजन टाइप चीज़ें होती हैं। मतलब क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हिंदू धर्म में जागरण होती है, भजन होते हैं उस समय, तो ये सीधा उससे प्रभावित माना जाता है। तो सूफी संत जितने भी थे ऑलमोस्ट सारे के सारे संगीत के प्रति अपनी रुचि रखते थे। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया भी उनमें से एक था कि संगीत से प्रभावित थे। एक बात, और खुसरो और बर्नी दोनों ने संगीत प्रेम का वर्णन किया है। बर्नी व खुसरो ने इसके संगीत प्रेम का विवरण किया है।
का विवरण दिया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप थोड़ा सा देख लेना। हालांकि इतना कुछ है नहीं इसमें कि परीक्षा के लिए आपका कुछ गलती हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो बर्नी ने जिक्र किया है, बर्नी ने इसके दरबार में कुछ संगीतकारों के नाम बताए हैं। चंगा का नाम बताया है, अमीर खुसरो ने भी नाम बताए हैं। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं कि इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बताया। एक तो मोहम्मद शाह चंगी का नाम बताया था। ठीक है, मोहम्मद खान चंगी। एक था नुसरत खातून, मेहर अफरोज खातून, मेहर अफरोज और मोहम्मद शाह चंगी। मोहम्मद शाह चंगी जैसे संगीतकार इसके दरबार में थे। किसके? जलालुद्दीन के। अब ये बात बर्नी ने लिखी है। ठीक है, ये महिला थी नुसरत खातून। ठीक है, और चंगी का जिक्र तो अमीर खुसरो भी करता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना इस नुसरत खातून का, क्योंकि महिला थी और संगीत में थी तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आता हूँ चौथे शासक पे, जलालुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी पे। 3 हो गए, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। अब ये व्यक्ति भी, यूं कहिए ये सुल्तान भी आपके संगीतकारों के लिए एक प्रकार से ठीक था और ये संगीत प्रेम रखता था। ठीक है, अब इसके संगीत प्रेम के कई सारे किस्से माने जाते हैं। अब एक पहली लाइन तो हम ये लिखते हैं कि संगीत प्रेम रखता था। संगीत प्रेमी था। अब ये बात तो ठीक है, संगीत प्रेमी था। अब हम इसको ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संगीत प्रेमी था? तो कुछ 2 कथाएं प्रचलित मानी जाती है। एक कथा ये मानी जाती है कि जब मलिक काफूर दक्षिण भारत को लूट के आया था, तो उस समय कहते हैं कि वो श्रीरंगपट्टनम से एक मूर्ति लाया था भगवान की। तो उस मूर्ति को अलाउद्दीन के पास में थी और कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में और संगीत की प्रतियोगिता में हारने के बाद में अलाउद्दीन ने वो मूर्ति वापस लौटा दी थी। इसका मतलब ये था कि वो संगीत से प्रेम करता था। दूसरा वाकया ये बताया जाता है कि दक्षिण में एक गोपाल नामक संगीतज्ञ था जिसके पास में 1200 शिष्य थे, और ऐसा कहते हैं कि उसको जब उत्तरी भारत लाया गया तो उसके और अलाउद्दीन ने अपने दरबार के संगीतज्ञों के बीच में कंपटीशन रखा था, और कहते हैं कि अलाउद्दीन वो कंपटीशन अमीर खुसरो को ही जितवाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका दरबार का संगीतज्ञ किसी अन्य संगीतज्ञ से पराजित हो। तो कहानी आगे ये कहती है कि अलाउद्दीन ने इस प्रतियोगिता से पहले अमीर खुसरो को अपने सिंहासन के नीचे छुपा के रखा था, ताकि जो आगे यूं कहिए कि गोपाल का जो संगीत है, पहले उस संगीत को सुना गया था तो उसकी शैलियां वो अमीर खुसरो सीख सके। और उसके बाद में कंपटीशन करवाया गया और कहते हैं कि आर्टिफिशियल जाली तरीके से अमीर खुसरो को जिताया गया, गोपाल पराजित हुआ। तो कहते हैं अमीर खुसरो को कर्नाटक जैसी शैलियां भी आती थी, तो इस वजह से ही आती थी कि उसकी गोपाल से कंपटीशन हुआ था। तो ये 2 कहानियां जो है वो ये बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो संगीत का एक प्रकार से
प्रेमी था और अलाउद्दीन ने संगीत को एक प्रकार से संरक्षण दिया था। ऐसा हम इन दोनों कहानियों से अनुमान लगा सकते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, संगीत प्रेमी था। अब कैसे था? पहली कहानी हम क्या लिखेंगे कि दक्षिण के गायक गोपाल, जिसके पास 1200 शिष्य थे। गोपाल वो अमीर खुसरो के मध्य संगीत प्रतियोगिता करवाना अब ये बात जो है ये इस बात को व्यक्त करती है कि इसका संगीत प्रेम तो था। देखो, प्रतियोगिता जनरली हम उसी की करवाते हैं जिसके प्रति हमारी रुचि हो। कहीं पे खेल प्रतियोगिता होती है ना, तो खेल वही जनरली करवाते हैं जिसके प्रति हमारा इंटरेस्ट हो। तो अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो ये चीजें नहीं हो पाती। और दूसरा, संगीत की पराजय, संगीत में पराजित होने के बाद श्रीरंगपट्टनम की मूर्ति वापस लौटाया जाना। है ना, ये दो मेन बातें थी जिसके बेस पे हम ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी संगीत प्रेमी रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारी चीजें वो अपने दरबार में कभी भी होने नहीं देता। ये एक प्रकार से हम मान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अमीर खुसरो इस काल का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। तो मैं चाहता हूं कि इसको यहीं लिख लेते हैं, अलग लिखने की बजाय, है ना, तो यहीं लिख लेते हैं। अमीर खुसरो, एक सेकेंड, खुसरो इस काल का श्रेष्ठ संगीतकार था। ठीक है, श्रेष्ठ संगीतकार था, संगीतकार था, जिसकी निम्न उपलब्धियां थी, जिसकी निम्न उपलब्धियां थी। ठीक है, उपलब्धियां जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमीर खुसरो के संबंध में ठीक नहीं है। फिर क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो बेहतर होता है कि इसकी उपलब्धियां पहले याद करके रखो, क्योंकि इसका प्रश्न साहित्य में भी पूछा जा सकता है। साहित्य वाली बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीजें। और कला में पूछा जा सकता है, इसमें संगीत कला में, है ना। तो भाषा साहित्य का तो काम हो गया। संगीत में क्या पूछा जा सकता है? संगीत में 19 रागों का आविष्कारक है और ख्याल, कव्वाली जैसे कुछ विधाओं का आविष्कारक था, कुछ वाद्य यंत्रों का आविष्कारक था। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अमीर खुसरो के बारे में ध्यान रखनी है। एजाज खुसरवी पुस्तक लिखी, उस एजाज खुसरवी में संगीत की कई विधाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो अमीर खुसरो उस समय का बेहतरीन संगीतज्ञ जो है वो माना जाता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं तो फिर क्या अलाउद्दीन खिलजी पूरा हो जाएगा, खुसरो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम तुगलक काल में आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि संगीत से
सॉरी, संगीत से प्रश्न कम ही आते हैं, फिर भी एज इतिहास विषय के स्टूडेंट हमें पूर्णता लानी बहुत ज़रूरी है। भले ही किसी भी टॉपिक का सामान्य जानकारी हो आपके पास, बट होनी चाहिए, है ना। अभी छोटा सा सरल सा प्रश्न भी आएगा और अगर आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो गलत हो सकता है, लेकिन अगर सामान्य जानकारी है आपके पास में तो आप ऑप्शन से भी उत्तर निकाल सकते हैं। बस हमारी यही फिलॉसफी रहती है कि सामान्य जानकारी हमें हमारे पास में होनी चाहिए। बस वही मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि डिटेल में जाना शुरू करें तो 10 क्लासेस संगीत की ले लेंगे। सवाल आएगा एक आधा, वो भी कोई 5 परीक्षाओं में किसी एक परीक्षा में आके अटकेगा, वो भी कोई आसान सा सवाल बनता है। तो ऐसी स्थिति में हमें 10 क्लासेस संगीत पे लेना एक मूर्खता का काम हो जाता है। इसलिए हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं जो मुझे बेहतरीन हिसाब लग रहा है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ संगीतकार था जिनकी निम्न उपलब्धियां थी, आप ये लिख लो, ठीक है। अब उपलब्धियों को हम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं एक एक करके। एजाज ए खुसरवी ग्रंथ में खुसरो ने संगीत का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, एजाज खुसरवी पुस्तक में इन्होंने कई सारी चीजें जो है वो बताई है। संगीत की छोटी छोटी बातें इन्होंने यहाँ पे शेयर की है। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, संगीत की वाद्य यंत्र, ठीक है, जैसे चंग, सारंगी, डफ, दस्तक, रबाब, बांसुरी, रबाब, डमरू, जैसे वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। है ना। चंग, सारंगी, डफ, दस्तक, डमरू और ये इसके अलावा सहनाई और तंबूरा, ये रह गया। सहनाई, तंबूरा का भी उल्लेख है। है ना। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो कई सारी ईरानी संगीतज्ञों का उल्लेख भी है इसमें, जैसे महिला संगीतकारों, ठीक है, ईरानी संगीतकारों, का उल्लेख है। और 19 रागों का इन्होंने आविष्कार किया, उसका भी हमें यहाँ पे उल्लेख मिलता है। 19 रागों का उल्लेख, आविष्कार किया। ठीक है, 19 रागें इन्होंने बनाई थी। हाँ, ये तो होगी एक बात। एजाज खुसरवी में क्या विवरण था, उसके बेस पे ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में इन्होंने एक बात इसमें और भी थी,
12 जो स्वर है उनका नामकरण ईरानी नामकरण के बेस पे किया था। स्वरों का नामकरण ईरानी आधार पर किया, ईरानी आधार पर किया। ठीक है, ये तो होगी बात। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि नवीन विधाओं का इसने है वो आविष्कार किया था। अब इसमें ख्याल है, कव्वाली है ना, ऐसे कई सारी विधाएं इसने बनाई। ये कई बार ऐसे सवाल सीधा आ जाता है कि ख्याल, कव्वाली वगैरह, ख्याल, कव्वाली आप सुनते ही हो, कई बार आमने सामने बैठ के दो लोग जो है वो काफ़ी प्रचलित हो गई थी। हिंदुस्तानी और ईरानी शैली का मिश्रण है कव्वाली एक टाइप से। और यूँ कहिए कि कव्वाल और कव्वाली आप कई सारी जगह पे सुन सकते हो। इसको हिंदू व ईरानी मिश्रण है। तराना एक और भी था, तराना। ये तराना, ये कई सारी शैलियां थी जो इसने है वो बनाई थी। ठीक है, ख्याल, कव्वाली, तराना, तो इन शैलियों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें संगीत पर पीएचडी नहीं करनी है, हमें पूरी सल्तनत काल पढ़नी है। 80-85 वीडियोस पढ़े हैं। तो ख्याल, कव्वाली, तराना, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि संतूर, तंदुरा जैसे कुछ जो वाद्य यंत्र हैं वो अमीर खुसरो ने बनाए थे। हालांकि इस पे काफ़ी विवाद है, हर इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है, कुछ इतिहासकार इस पर सहमत है। ठीक है, तो हम इसकी संभावनाओं को यहाँ लिख लेते हैं। तो तीसरा बिंदु हम लिखेंगे कि नवीन वाद्य यंत्रों का आविष्कार। नवीन वाद्य यंत्र का आविष्कार। अब जैसे सितार था, है ना। अब सितार की क्या खास बात है, देखिए सितार, एक मिनट, सितार अभी पहले नहीं लिखते। सितार का, हाँ सितारे, इसके बारे में ये माना जाता है कि भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रित रूप था। ठीक है, यह भारतीय वीणा व ईरानी तंबूरा का मिश्रित रूप था। ठीक है, एक तो ये हो गया सितार। इसके बाद में आता है रबाब और एक आता है आपके सारंगी। ठीक है, अब कुछ इतिहासकारों का मानना है इन तीनों का आविष्कार अब देखो ये सर्वसहमति नहीं है, तो आपको है ना बिल्कुल ऐसे अड़ना नहीं कहीं पे। कुता जब आप पुस्तक देखोगे तो किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा कि इन्होंने आविष्कार किया, किस किताब में लिखा हुआ होगा कि नहीं किया। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी तक कुछ तय नहीं है कि ये कितने प्राचीन है। अब प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करेगा। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाता है कि भाई किया था, तो मान लो किया ही था, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते ही। ठीक है, तो और अगर ऐसा ही ऑप्शन बने जिसमें सीधा सा उत्तर पढ़ रहा हो तो फिर सीधा उत्तर मान लो, कोई ऑप्शन नहीं बनता अपने पास।
ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी है जो अभी भी स्पष्ट है, वो नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन यंत्रों का आविष्कार खुसरो ने किया था। आविष्कार खुसरो ने किया था। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि एक मिनट। हाँ, अब ये जो है ना, ये रबाब और सारंगी, ये दो तो तुर्क लोग साथ में लाए थे। ठीक है, ये बात अप्रमाणिक है। तुर्क साथ लेके आए थे, ये आए थे। ठीक, ऐसा माना जाता है। अब सितार को तो यही माना जाता है कि भाई इसका आविष्कार जो है वो किसने किया? अमीर खुसरो ने। एक नाम तबला भी आता है जो सितार के साथ में यूज किया जाता है। तो इन यंत्रों की जगह पे हम लिखते हैं, एक मिनट है, इसको ना थोड़ा सा भाषा चेंज करता हूं मैं इसकी। मानना है कि सितार व तबला, सितार व तबला का आविष्कार खुसरो ने किया था। खुसरो ने किया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप। तो ये अमीर खुसरो का एक प्रकार से योगदान था। अब इसके बाद में मुबारक शाह खिलजी आया, तो वो भी संगीत प्रेमी था। और फिर आते हैं तुगलक। ठीक है, तुगलक में हम देखेंगे कि कौन से तुगलक का संगीत में क्या योगदान रहा था। तो उसको हम क्या करते हैं, आगे एक नोट करके डाल देते हैं। पहले तो एक पॉइंट कि मुबारक शाह खिलजी भी संगीत प्रेमी था। फिर हम सीधे उस पे आएंगे तुगलक के ऊपर, तो पता चलेगा कि तुगलकों का क्या कंडीशन थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का मामला थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि इल्तुतमिश की तरह गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था। तो पूरे सल्तनत काल में एक इल्तुतमिश और एक गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों ने संगीत को खूब एक प्रकार से प्रतिबंधित किया था। गयासुद्दीन तुगलक का तो निजामुद्दीन औलिया के साथ झगड़ा ही उसी बात का हुआ था। मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, मैंने शायद यही बोला था कि केवल एक ही था इल्तुतमिश जिसने प्रतिबंध लगाया, गयासुद्दीन तुगलक ने भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा प्रेमी था। मुबारक शाह संगीत प्रेमी था। ठीक है, अब ये कितने शासक हो गए? अलाउद्दीन खिलजी तक 4 शासक ले लिए हमने। अब हम आते हैं 5वें शासक पर। 5वां शासक ले लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, अब देखो ये कितना आसान सवाल गलत करवा देते हैं हमारे से। इसलिए मैंने कहा ना, एक मोटी मोटी जानकारी हमारे को होनी चाहिए कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में संगीत पर प्रतिबंध लगाया। तो इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक। अब कई बार हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के भी गलत कर जाते हैं, लेकिन अगर सामान्य जानकारी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक को याद रखना बड़ा आसान है। रीजन ये है कि निजामुद्दीन औलिया का इसका जो संबंध बिगड़े थे, उसमें एक संगीत का भी था, और मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो इसने सूफी संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था, और हर प्रकार के संगीत को इसने प्रतिबंधित किया था। ठीक है, हालांकि फिरोज शाह तुगलक इससे भी ज्यादा कट्टर था, परंतु बावजूद उसके दरबार में संगीत की सभाएं नियमित रूप से आयोजित होती थी। और मोहम्मद बिन तुगलक तो बिल्कुल सटका हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसके दरबार में मानते हैं कि 1200 के आसपास संगीतकार थे। और लोदी और सैयद, इन्होंने भी संगीत को अपनाया था। लज्जत सिकंदरी ग्रंथ, मियाँ बुआ सिकंदर लोदी के काल में, ये सब अच्छे अच्छे संगीत के अच्छे मतलब जानकारी भी थे और प्रोत्साहन देने वाले भी थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम क्या लिखेंगे कि इसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। संगीत पर
प्रतिबंध लगाया। ठीक है। सूफी संगीत, ठीक है। अब सूफी संगीत में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कोष्टक में आप गियासुद्दीन तुगलक जो है वो, सॉरी, निजामुद्दीन औलिया लिख सकते हो। निजामुद्दीन औलिया, पर भी प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध लगाया। क्लियर? अब हम आते मोहम्मद बिन तुगलक पे। ठीक है। MBT, ये संगीत प्रेमी था और 1200 संगीतकार इसके दरबार में थे। यह संगीत प्रेमी था। ठीक है। 1200 संगीतकार इसके दरबार में थे। 1200 संगीतकार इसके दरबार में थे। और फवायद उल फवाद में जो मलफुजात है, ये मैं लिखवा चुका हूं पहले ही। मलफुजात में, ये भक्ति सूफी में हमने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। में MBT के काल की समाओं का भी वर्णन मिलता है हमें। MBT के काल की समा बांधने का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। ठीक है। तो MBT भी ठीक ठाक था। फिरोज शाह तुगलक ने यूं कही कि था तो कट्टरवादी शासक, लेकिन 20 दिन तक कहते हैं कि संगीत गोष्ठी इसके दरबार में आयोजित हुई थी। ठीक है। 20 दिन तक संगीत गोष्ठी का आयोजन हुआ। और एक बड़ी चर्चित पुस्तक का अनुवाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक के काल में अनुवाद किया। भारतीय संगीत पर एक किताब लिखी गई थी, गुनियात उल मुन्या। गुनियात उल मुन्या। एक मिनट। गुनियात उल मुन्या भारतीय संगीत पर लिखी फारसी ग्रंथ है। पर लिखा फारसी ग्रंथ इसी काल में लिखा गया था। ग्रंथ इसी काल में लिखा गया। ठीक है। अब ये ग्रंथ लिखा इसलिए था कि भारतीय संगीत पर पूरी सारी चीजें लिख के और उसको फारस भेजनी थी, क्योंकि भारत के लोग तो संस्कृत समझते नहीं थे, तो इनको भारतीय संगीत का ज्ञान कहाँ से होगा, तो उसकी पुस्तक जो है वो ट्रांसलेशन करवाई थी और भेजी थी आगे। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है इसमें शामिल की गई थी। एक ये बात भी फिरोज शाह तुगलक के काल में लागू होती है। तो भारतीय संगीत पर लिखी गई ये रचना जो थी, इसमें उन्होंने कई सारी पुस्तकें शामिल की थी। संस्कृत का जितना भी साहित्य था, संगीत रत्नाकार वगैरह, उन किताबों का मसाला जो था
उन्होंने इसको फारसी में ट्रांसलेट करके और आगे है वो लिया था। ठीक है, और एक जो राग दर्पण का अनुवाद भी इसी काल में हुआ था, तो ये भी हम लिख लेते हैं। अब्दुल अजीज शम्स द्वारा संगीत ग्रंथ, संस्कृत संगीत ग्रंथ, संस्कृत संगीत ग्रंथ राग दर्पण का फारसी अनुवाद इसी काल में हुआ। इसी काल में हुआ। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इन दोनों किताबों के गुनियात उल मुनिया और एक ये राग दर्पण। इन दोनों पुस्तकों का थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि राग दर्पण का अनुवाद इसके सल्तनत किस शासक का काल में हुआ था, तो इस टाइप का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। ये तो हो गए FST तक। अब 8वां और लास्ट नंबर हम ले लेते हैं कि लोदी और सैयद काल में क्या था। सैयद व लोदी। तो इस काल में भी संगीत की स्थिति ठीक थी और ये भी संगीत प्रेमी थे, है ना। मुबारक शाह से पहले मुबारक शाह सैयद संगीत प्रेमी था। ठीक है, तो सैयद काल के शासक भी ऑलमोस्ट सारे संगीत के प्रेमी थे और विरोध जैसी कोई बात थी नहीं उस समय। ठीक है, और सिकंदर लोदी तो था ही, आपको बताइए। खैर, लज्जत सिकंदरी वगैरह। सिकंदर लोदी के काल में संगीत पर लज्जत सिकंदरी ग्रंथ लिखा गया। ये बात पहले वैसे हम लिख चुके हैं। लज्जत सिकंदरी ग्रंथ लिखा गया। ये भी एक प्रकार से संगीत का प्रेमी था। तो ये सैयद और लोदी काल की बात है। बाकी देखो, प्रांतीय संगीत के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। वो प्रांतीय इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में वहीं बात होगी। और इस समय मियाँ भुआ भी आपके संगीत का अच्छा खासा जानकार था। इसके बारे में हम पहले ही कला में भी लिख चुके हैं। मियाँ भुआ का जिक्र मोठ मस्जिद के अंदर, अगर आपको याद हो तो, भी संगीत का जानकार था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय पूरे सल्तनत काल में गियासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश को छोड़ के बाकी सारे कहीं न कहीं संगीत को एक प्रकार से संरक्षण देने वाले थे और संगीत इस समय ठीक ठाक विकसित हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और इसके साथ ही हमारा सल्तनत काल का कंप्लीट हो जाता है। और अब हमने कला देख ली थी, अर्थव्यवस्था देख ली थी, राजव्यवस्था देख ली थी, संस्कृति पूरी कर ली, समाज देख लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो सीधी मुगल काल की आएगी और मुगल काल जो है वो कुछ समय चलेगा और बहुत जल्द मुगल काल को भी हम पूरा कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।